बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को यानी कि कल बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान वे पटना में एक भव्य रोड शो का आयोजन करेंगे और रोहतास जिले में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा का दावा है कि ये रैली रोहतास जिले में होगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री 30 मई को शाम लगभग 5 बजे पटना हवाई अड्डा पर पहुंचेंगे। उनके कार्यक्रम में नए टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा में एक नए हवाई अड्डे की आधारशिला शामिल है। दोस्तों जेडीयू नेता ललन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बड़ा बयान दिया है तथा कहा कि जब तक देश में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी है, देश सुरक्षित हाथों में है। देशवासी को ये पूरा विश्वास है कि जब तक प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी है तब तक कोई भी भारत की ओर आंख उठा करके नहीं देख सकता। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया गया है, जब उसे फिलहाल स्थगित किया गया है। अगर किसी ने फिर से भारत की ओर आंख उठा करके देखा या कोई दहशतगर्द हरकत की तो फिर पुनः ऑपरेशन सिंदूर के तहत नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। दोस्तों पटना में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। एम्स पटना की एक जूनियर डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे पटना शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 3 हो गई है। इसके अलावा एक संक्रमित मरीज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 30 वर्षीय वैज्ञानिक है। वहीं पर तीसरे मरीज की जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। वहीं पर सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार के मुताबिक संक्रमितों में किसी की भी हालिया यात्रा की जानकारी नहीं है। दोनों मरीजों में कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं है, यह लेकिन गले की खराश, खांसी और फिर बुखार के बजाय अब मरीज सिर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी और ऑक्सीजन लेवल में गिरावट की शिकायतें लेकर के आई है। विशेषज्ञ इसे वायरस के नए स्वरूप में जोड़ करके देख रहे हैं और देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामले में तेजी को देखते हुए बिहार सरकार सतर्क हो गई है। दोस्तों अगर कांग्रेस की सरकार बनती है बिहार में तो फिर महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे, 2500 रुपये हर महीने। आपको बता दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बिहार दौरे पर पहुंची है। उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी की गारंटी और फिर दूसरों के खोखले वादों पर अंतर बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास आज बिहार में ना तो चेहरा है और न ही कोई मुद्दा है। भाजपा नीचे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमीन काटने में लगी हुई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की धज्जियां उनके घटक दल वाले ज्यादा उड़ा रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की राजनीतिक स्थिति पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने बिहार में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बिहार के युवा और फिर महिलाएं अब नया रास्ता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में क्रांति होने को है। बिहार के युवाओं ने मन बना लिया है। जब किसी भी चुनाव से पहले कांग्रेस वादा करती है तो फिर उस वादे को पूरा करती है। जब बिहार के महिलाओं से भी कांग्रेस ने वादा किया है, अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रति महीना महिलाओं के खाते में डायरेक्ट भेजी जाएगी। दोस्तों बीजेपी के नेता डॉक्टर निखिल आनंद ने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की 3 बीवियां हैं। जब 2020 के चुनाव में मनेर विधानसभा से दूसरे नंबर पर रहे निखिल आनंद ने कथित तौर पर अनुष्का यादव की एक चैट के आधार पर आरोप लगाया है कि ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव के अलावा तेज प्रताप यादव की जिंदगी में तीसरी महिलाएं भी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने फोटो बाहर आने पर अपने ट्वीट में लालू परिवार से ए.के. सिन्हा का नाम लेकर के सवाल पूछा था। तेज प्रताप यादव ने हालांकि अपने सोशल मीडिया खाता हैक होने के और फिर फोटो एडिट करके उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया। जब भाजपा नेता निखिल आनंद ने कथित तौर पर अनुष्का यादव के चैट के हवाले से आरोप लगाया है कि तेज प्रताप की 2 और लड़कियों से शादी हो चुकी है और एक से बच्चे की प्लानिंग चल रही है। यह चैट के आधार पर निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव पर तेज प्रताप को तीसरी महिला के साथ मालदीव भेजने और लालू परिवार पर सब कुछ पता होने के बाद भी पार्टी और फिर परिवार से तेज प्रताप को निकालने का ड्रामा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये सब चुनाव भर का ड्रामा है और उसके बाद तेज प्रताप को विधान परिषद या फिर राज्यसभा भेज दिया जाएगा। भाजपा नेता ने अनुष्का के चैट के स्क्रीनशॉट की भी जांच की मांग की है।
दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सीवान पहुंचे बदलाव यात्रा के तहत। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर के तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पीएम मोदी बिहार के लिए हजारों करोड़ के प्राइवेट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, लेकिन पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि 2015 से पहले बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा आरा से की थी। जब 2015 से बिहार और फिर दिल्ली में भाजपा और फिर जेडीयू के गठबंधन की सरकार है, ऐसे में एनडीए के सहयोगियों को ये बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज भेजा या नहीं भेजा। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बिहार को पैकेज मिला है तो फिर काम कहाँ हुआ। ऐसे में दो ही बात हो सकती है, या तो बिहार को वह पैकेज मिला नहीं या फिर डबल इंजन की सरकार के सहयोगियों ने वह पैसा लूट लिया है। ऐसे में नई घोषणा करने का कोई महत्व नहीं है। जी हाँ, जनता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगी। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि 5 महीने के बाद बिहार में सत्ता बदलेगी, 2/3 विधायक हारेंगे क्योंकि जनता सभी दलों से नाराज है। जब परिवर्तन होकर के रहेगा, इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। इस जाति बिरादरी मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 और फिर 30 मई को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान बिहार को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16 योजनाओं की सौगात देंगे। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में फेमस कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने विवादित बयान दिया है। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में फेमस कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने बॉलीवुड पर साधु संतों के खिलाफ फिल्में बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये फिल्में लव जिहाद को बढ़ावा देती है और हिंदू मुस्लिम रिश्ते को गलत तरीके से पेश करती है। युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने की सलाह देते हुए उन्होंने दशरथ मांझी से प्रेरणा लेने की बात की है। जी, आपको बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कथावाचन के दौरान बॉलीवुड फिल्मों में साधु संतों के खिलाफ देखने वाली स्टोरी पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड वाले आश्रम जैसी मूवी को बना करके देश में साधु संतों के प्रति लोगों को भड़काने का काम करती है। उन्होंने आगे कहा है कि फिल्मों में लव जिहाद को बढ़ावा देना, मंदिरों और फिर भगवान को बदनाम करने और फिर बिहार में नौकरी के पीछे भागने की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं को नौकरी देने वाला बनना चाहिए और पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाने वाला दशरथ मांझी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को क्रिकेट देखने में अपना समय बर्बाद करने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और चीन के पास कोई क्रिकेट टीम नहीं है, क्योंकि वे अपने लड़के को काम करने पर लगा देते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि बिहार में एक बड़ी बीमारी है, माता पिता कहते हैं कि नौकरी करो। उन्होंने कहा है कि बिहार में हर माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, तुम्हें नौकरी करनी है, यही सबसे बड़ी बीमारी है। जब उन्होंने आगे कहा कि बेटे को ये मत कहो कि पढ़ लिख करके नौकरी करो, बल्कि उन्हें ये कहो कि तुम पढ़ करके नौकरी देने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनो। दोस्तों, बिहार का मौसम अभी लगातार आंख मिचौली खेल रहा है। जब मानसून ने केरल के तट पर दस्तक दे दी है, लंबे समय के बाद इस बार मानसून समय से पहले ही भारत आ चुका है। धीरे धीरे ये अन्य प्रदेशों की ओर बढ़ेगा और फिर मानसून की बारिश अन्य राज्यों में शुरू हो जाएगी। जहाँ बिहार में भी इन दिनों बारिश, आंधी और फिर वज्रपात के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान बताया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 28 मई को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। वज्रपात और मेघ गर्जन के आसार बने हुए हैं। जब वहीं पर वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 1 और 2 जून को सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया जिले में बारिश की संभावना बन सकती है। दोस्तों, पटना वाले फेमस खान सर चुपचाप शादी रचा ली है। उन्होंने कोचिंग क्लास में खुलासा किया है। आपको बता दो कि बिहार के फेमस टीचर खान सर ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, जब इसकी भनक किसी को भी नहीं हुई। लेकिन अब इसका खुलासा उन्होंने खुद ही किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो इस समय सोशल वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने क्लास में स्टूडेंट के सामने अपनी शादी की बात कबूल करते दिख रहे हैं। जब वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि तुम लोगों को हमने एक चीज बताया नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही मैंने शादी भी कर ली है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए भोज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये बात सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताई है, क्योंकि मेरा वजूद आप लोगों से ही है। इसी के साथ खान सर ने अपने स्टूडेंट को शादी की दावत देने के लिए 6 जून की तारीख तय की है। खान सर की ये बातें सुनकर के क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे और कहने लगे कि सर, मैडम की फोटो तो दिखाई दीजिए। वहीं पर कई लोग पॉडकास्ट और अन्य कार्यक्रमों में खान सर से ये सवाल कर चुके हैं कि आखिर वे शादी कब करेंगे। जब इसका जवाब खान सर ने अपने क्लास में स्टूडेंट को दे दिया है। यह वायरल वीडियो के जरिए ये बात पूरी सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। शादी का कार्ड भी सामने आ चुका है, जिसमें उनकी दुल्हन का नाम
AS खान लिखा हुआ है। हालांकि दुल्हन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। जब बताया जा रहा है कि यूट्यूबर और फिर चर्चित शिक्षक खान सर ने 2 जून को पटना में रिसेप्शन पार्टी रखी है। इसके लिए उन्होंने डिजिटल इनविटेशन भी भेजा है। खान सर ने वीडियो में ये भी बताया है कि उनकी शादी की डेट पहले ही फिक्स हो गई थी, लेकिन उसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, इसलिए उन्होंने सोचा कि देश सबसे ऊपर है और तनाव की स्थिति में किसी को भी शादी में नहीं बुलाया। वीडियो में खान सर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि 2 जून को रिसेप्शन के बाद वे 6 जून को अपने सभी स्टूडेंट को शादी का भोज देंगे। दोस्तों, बिहार के कई जिले में शानदार फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। जी आपको बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के अंतर्गत SKSD हाई स्कूल जैतपुर में खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहां पर 2,05,92,000 रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम सह एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से प्रस्ताव पहले ही भेजा गया था, जिसे अब विभागीय स्वीकृति मिल चुकी है। यह निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के जरिए शुरू किया जाएगा। जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया है कि ये स्टेडियम खास करके मुसहरी प्रखंड और फिर आसपास के खिलाड़ियों के लिए बेहद उपयोगी होगा, जहां उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बेहतर खेल सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने रेलवे बोर्ड को 6 अहम प्रस्ताव भेजे हैं। ये प्रस्ताव शहरों के विकास, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और बढ़ती आबादी की मांगों को ध्यान में रखकर के तैयार किया गया है। इन 6 प्रस्ताव में बौद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर से लेकर के नए रेल पुल, दक्षिण बिहार और फिर उत्तर बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क जैसे कई अहम परियोजनाएं शामिल है। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने इस संबंध में एक पत्र रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भेजा है। इस विशेष सत्र में उन्होंने बिहार रेल परिवहन का जिक्र करते हुए लिखा है कि रेल परिवहन न केवल यात्री एवं वस्तुओं के परिवहन का एक सुविधाजनक माध्यम है, बल्कि ये किसी भी राज्य, विशेष करके बिहार जैसे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बिहार के जनसंख्या घनत्व की भी चर्चा की है और बताया है कि साल 2024 में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1388 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत में से 289% अधिक है। दोस्तों, बिहार में एक और नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जी आपको बता दूं कि छपरा, गोपालगंज समेत कई जिलों को इसका फायदा होगा। जब बिहार में जल्द ही एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, माना जा रहा है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट का दबाव तो कम होगा ही, साथ ही साथ छपरा, गोपालगंज समेत कई जिलों को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक 29 मई को इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। केंद्र और बिहार सरकार मिलकर के बिहार का कायाकल्प करने में लगी हुई है। दरअसल 29 मई को बिहार के बिहेटा में स्थित नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PM मोदी इस बिहेटा एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। जहाँ वहीं पर नए एयरपोर्ट की जानकारी खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने X हैंडल के माध्यम से दी है। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं। यह तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यह तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने नवजात के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि सुप्रभात, इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। जहां हमारा छोटा राजकुमार आ चुका है। जय इस सुखद क्षण को साझा करते हुए बेहद आभारी, धन्य और फिर आनंदित महसूस कर रहे हैं। जय हनुमान। वहीं पर अब तेजस्वी यादव को बधाई देने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हॉस्पिटल पहुंची और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बधाई दी। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूं। मैंने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से भी मुलाकात की है। मैं कामना करती हूं कि उनका परिवार सुखी और शांतिपूर्ण रहे। चूंकि चुनाव भी आ रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें इसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सभी बहुत खुश हैं कि हमारे परिवार में एक नए सदस्य का आगमन हुआ है। मैं सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूँ, खास तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जिन्होंने हमें दिल से शुभकामनाएं दी है। दोस्तों, पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अररिया पहुंचे। जहां उनके अररिया पहुंचने पर लोजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह बाबन ने अपने समर्थकों के साथ जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अररिया आगमन पर जिला के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर फूल माला पहना करके स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिले के लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि लोगों में वर्तमान व्यवस्था को लेकर के
बहुत ही मायूसी है। जन स्वराज्य पार्टी के रूप में जनता के पास एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि इसकी स्थापना के बाद बिहार और फिर देश की जनता जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं वह अब साकार रूप ले सकती है। उन्होंने कहा है कि हम ये दावा नहीं करते हैं कि हम आएंगे और सब कुछ रातों रात ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा लेकिन बेहतर बदलाव होगा। दोस्तों, अगर आपका सड़क है और उसको बनवाना है तो अब आपको MP MLA के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधे सरकार को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में नीतीश सरकार ने जनता को सड़क निर्माण से जुड़ी एक बड़ी सौगात दी है। अब बिहार में बनने वाली सड़कों से संबंधित योजनाएं जनता की राय और फिर सुझाव के आधार पर तय की जाएगी। सड़क कहाँ बनेगी, कैसे होगी और किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी, इन सभी पहलुओं में आम नागरिकों की भूमिका अहम होगी। जब पथ निर्माण विभाग ने इस दिशा में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ये पहल न केवल कार्य में पारदर्शिता लाएगी बल्कि स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक सड़क निर्माण और मरम्मत को अधिक प्रभावी और फिर उपयोगी बनाएगी। अब तक अक्सर ये देखा गया है कि कई सड़कों की गुणवत्ता खराब होती है, या कहीं पर्याप्त चौड़ाई नहीं होती है तो फिर कहीं पुलियों पर जल जमाव की समस्या होती है जिससे आवागमन बाधित होता है। या जनता से फीडबैक लेकर के अब इन समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सकता है। इस नई व्यवस्था के तहत पथ निर्माण विभाग एक टोल फ्री नंबर और फिर एक मोबाइल नंबर जारी करेगा जिसके माध्यम से आम लोग सीधे अपनी शिकायतें और फिर सुझाव विभाग तक भेज सकेंगे। चाहे सड़क पर गड्ढे हो, जल जमाव की समस्या हो या फिर चौड़ाई की कमी, अब बिना किसी मध्यस्थ के जनता सीधे विभाग से संवाद कर सकेगी। ये पहल न केवल जन सहभागिता को बढ़ावा देगी बल्कि सड़क निर्माण में आम जनता की ज़रूरतों और फिर अनुभव को भी शामिल करेगी, जिससे बिहार की सड़कें और बेहतर, सुरक्षित और फिर टिकाऊ बन सकती है। दोस्तों, तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के रिलेशनशिप को लेकर के आकाश यादव ने मीडिया के जरिए अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दूं कि आकाश यादव अनुष्का यादव के भाई हैं। उन्होंने मीडिया से कहा है कि उन्होंने जो भी देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखने को मिला है। आकाश यादव ने कहा है कि एक लड़का लड़की जब एडल्ट हो और फिर वे खुद बोले तो फिर ज़्यादा अच्छे से बात आएगी। जब दो एडल्ट लोगों का अगर विषय आता है तो फिर हमें लगता है कि लड़का और लड़की दोनों बोलेंगे तो वे ज़्यादा अच्छे से आएगा। मीडिया से बातचीत में आकाश यादव ने कहा कि नियम भी यही है कि अगर किसी का पर्सनल मैटर है और जो शख्स उसमें शामिल है वह अपनी बात रखता है तो वह ज़्यादा स्पष्ट रूप में होगा। जहाँ तक हमसे पूछने की बात है तो फिर अनुष्का यादव मेरी छोटी बहन है। अनुष्का यादव का जो भी निर्णय होगा हम मजबूती के साथ एक बड़े भाई का फर्ज निभाएंगे। जो एक अच्छा भविष्य होगा बहन के लिए, हम उसके लिए आगे का कदम उठाएंगे। वहीं पर शादी कब हुई है, इस पर आकाश यादव ने कहा है कि लड़का और लड़की की ओर से जब ये बात आएगी तो फिर हमको लगता है कि ये बेहतर होगा। क्या शादी के बारे में पता नहीं था? इस पर उन्होंने कहा है कि कई चीज़ें पर्सनल होती है। आकाश ने इस पूरे मामले में साफ कहा है कि दो परिवारों की बात है, लड़का और लड़की के भविष्य की बात है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि अनुष्का यादव घर पर ही है। आपको बता दूं कि आकाश यादव छात्र राजद के अध्यक्ष रह चुके हैं। जगदानंद सिंह और फिर तेज प्रताप के बीच हुए विवाद के बाद किसी और को इस पद की जिम्मेदारी दे दी गई थी। इसके बाद आकाश यादव पशुपति पारस की पार्टी में चले गए। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर खुशियों का माहौल है। जब पोते के जन्म से परिवार के सदस्यों के चेहरे पर एक अलग रंग दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोते की कई तस्वीरें शेयर की हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से लालू परिवार ने तेज प्रताप यादव को लेकर के जो तनाव झेला है, उसके बाद इन तस्वीरों को देख करके यही कहा जा सकता है कि उनके लिए सिर्फ पोता नहीं आया बल्कि ये सुकून का पल है। लालू प्रसाद यादव ने 4 तस्वीरें शेयर की है। 2 तस्वीरों में दिख रहा है कि वे अपने पोते को गोद में लेकर के खुश हैं। जब तस्वीरों में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और फिर मीसा भारती भी नजर आ रही है। वहीं पर राजश्री यादव भी दिख रही है। लालू परिवार बीते सोमवार को ही पटना से कोलकाता गया था। कोलकाता में ही बच्चे को जन्म हुआ। जब गौरतलब है कि तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं। लालू प्रसाद यादव से पहले तेजस्वी यादव ने एक्स हैंड पर पिता बनने की जानकारी दी थी। उन्होंने अपने पोस्ट में जय हनुमान लिखा था। दूसरी ओर रोहिणी आचार्य ने भी तस्वीरें शेयर की है और बच्चे का नाम प्यार से उन्होंने टूटू रख दिया है। यह इस तस्वीर को रोहिणी आचार्य ने एक्स पर शेयर किया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के पापा बनने पर सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी है। लालू प्रसाद यादव के पोते के जन्म पर खास संदेश दिया है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी है। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने कोलकाता में पुत्र को जन्म दिया है, जिसके बाद तेजस्वी को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि श्री तेजस्वी यादव जी को पुत्र के जन्म पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बिहार के सीमावर्ती जिले मधुबनी और फिर पूर्णिया में 1 दर्जन से अधिक संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबर ने सुरक्षा एजेंसी को सतर्क कर दिया है। जब घटना की जानकारी मिलते ही राजधानी दिल्ली तक हड़कंप मच गया। जब मधुबनी के स्थानीय निवासियों के अनुसार रात कई ड्रोन जैसे कि चमकती वस्तुएं आकाश में मंडराते हुए दिखाई दी। जब बताया जा रहा है कि ये गतिविधियां मधुबनी हवाई अड्डे से लेकर के दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के बीच के क्षेत्र में दिखाई दी गई है, जो कि सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। वहीं पर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन और फिर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी को जानकारी दी है। जब तत्परता दिखाते हुए एसएसबी की 48वीं बटालियन ने तत्काल उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और एसएसबी ने संयुक्त रूप से मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पर पारंपरिक जानकारी के अनुसार ये ड्रोन नेपाल सीमा को पार करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए थे और फिर कुछ समय बाद वापस लौट गए। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की तहकीकात में जुटी है कि इन ड्रोन की उड़ान का मकसद क्या था और इनके पीछे कौन सी ताकतें सक्रिय हैं। भारत नेपाल की खुली सीमा और फिर भारत पाक के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव को देखते हुए इस घटना को अत्यधिक गंभीरता से लिया जा रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोर्स में जो विषय नहीं है छात्रों ने उसकी परीक्षा दे दी हो और रिजल्ट भी आ गया हो? लेकिन बिहार में यह गजब का कारनामा सामने आया है। आपको बता दूं कि जिस विषय की पढ़ाई स्नातक में नहीं होती है उसकी परीक्षा हो गई और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। जब रिजल्ट जारी होने के बाद देखा गया है कि जिस विषय का रिजल्ट आया है वह तो यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। आनंद फानन में अब छात्रों का रिजल्ट रोक दिया गया है। ये मामला बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का है। जब बिहार के वैशाली जिले के 2 कॉलेजों के 500 से अधिक छात्र अब अपने रिजल्ट के लिए परेशान है। इसे परीक्षा बोर्ड में लेकर के जाने पर विचार किया जा रहा है। यहाँ के एक अधिकारी का कहना है कि कॉलेजों की गलती से ऐसा हुआ है। जब कॉलेजों ने फॉर्म भर करके उसे चेक नहीं किया और गलत फॉर्म विश्वविद्यालय को भेज दिया। जब बीआरयू में अभी स्नातक प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में वैशाली के 2 अंगीभूत कॉलेजों के छात्रों ने 2 ऐसे विषय की परीक्षा दी है जिसकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होती ही नहीं है। आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन कोर्स के प्रथम सेमेस्टर में सोशल साइंस के एमडीसी में ज़ूलॉजी और फिर बॉटनी का विषय नहीं लिया जाता है। इसकी जगह छात्रों को डाइवर्सिटी ऑफ कोर डाटा और फिर फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी विषय लेना था, लेकिन छात्रों के फॉर्म में जियोलॉजी और फिर बॉटनी लिख दिया गया। छात्रों का एडमिट कार्ड एवं उनकी परीक्षा होकर के रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। दोस्तों, तेज प्रताप यादव के चेहरे से नकाब उतर गया है। जब पार्टी से निकालने की असली वजह भी सामने आ गई है। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यादव परिवार में ऐसा घमासान मचा हुआ है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। वहीं पर ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन हालातों में विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। वहीं पर कई राजनेताओं का ये भी कहना है कि वे एक राजनीतिक एजेंडा है। दरअसल हाल ही में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट के जरिए अपने प्यार का खुलासा किया था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं पर पार्टी से निकाल देने की काफ़ी वजह सामने आई है। वहीं पर बिहार में सियासी घमासान मचने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव का ही है। इस वीडियो से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेज प्रताप यादव का व्यवहार कैसा था। दरअसल जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो उस वीडियो में तेज प्रताप लोगों से अपने पैर छूने के लिए कह रहे हैं। या इतना ही नहीं, जब वह शख्स उनके पैर छूते हैं तो फिर वो लगातार इसका वीडियो भी बना रहे हैं। केवल यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वह एक सिपाही से कहते हुए सुने गए थे कि वो सिपाही नाचो नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे। इस वीडियो को लेकर के लालू परिवार और आरजेडी की खूब आलोचना हुई थी। इस वीडियो ने लालू राबड़ी के जंगल राज की यादें ताज़ा कर दी थी, जब लोगों ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी उन्हें सत्ता और फिर पद की गर्मी है। दोस्तों, उत्तर भारत के कई राज्यों में दशकों से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है, जहां इन राज्यों में बिहार भी शामिल है, जहां कांग्रेस आखिरी बार 1985 में अपने दम पर सत्ता में आई थी। जहां उस समय बिहार और फिर झारखंड एक राज्य हुआ करते थे और फिर कुल 324 विधानसभा सीटें थी। जहां 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने 196 सीटें जीत करके सरकार बनाई थी। हालांकि 1985 से 1990 के बीच कांग्रेस को 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, यानी कि इस सत्ता काल में कुल 4 मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 1990 में विधानसभा चुनाव हुए और फिर लालू यादव जनता दल के नेता बने। इस चुनाव में जनता दल ने 122 सीटें जीती थी, जो वहीं पर कांग्रेस को सिर्फ 71 सीटों पर जीत मिली। वहीं पर इस चुनाव में 30 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव जीते। यह जनता दल ने वामपंथी दलों और फिर निर्दलीय के समर्थक से सरकार बनाई। इसके बाद मुख्यमंत्री पद के
के लिए जनता दल के भीतर वोटिंग हुई। इसके बाद लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बन गई। अब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है तो फिर वह अपने दम पर कभी सत्ता में वापस नहीं आई है। जहां 1995 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जनता दल की सरकार बनी और फिर पार्टी ने बहुमत हासिल किया, जहां लालू यादव फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 1997 में चारा घोटाले के आरोप के बाद जनता दल में फूट पड़ी और फिर लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नाम से अलग पार्टी बना ली। जहां लालू यादव को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन उन्होंने राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। जब लालू प्रसाद यादव ने जनता दल छोड़ा तो फिर उनके पास 136 विधायकों का समर्थन था और फिर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से उन्होंने बिहार में आरजेडी की सरकार बनाई। यहाँ कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन इस बार लालू प्रसाद बिहार के नेता थे और फिर कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी थी। वहीं पर कांग्रेस जो 1990 तक अपने दम पर बिहार की सत्ता में थी, 5 साल बाद ही 29 सीटों पर सिमट गई। जब साल 2000 में विधानसभा चुनाव हुए और फिर कांग्रेस की सीटों की संख्या गिर करके 23 हो गई, यानी कि बिहार में कांग्रेस का ग्राफ पहले से भी कमजोर हो गया था। इस बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए 7 दिनों के बाद फिर से गठबंधन टूट गया और राबड़ी देवी एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ये सरकार करीब 5 साल तक चली। हालांकि 2005 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग था। अलग अलग राजनीतिक समीकरण बने और फिर सीटों की संख्या भी घटी, क्योंकि झारखंड अलग राज्य बन चुका था। 2005 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कुल 243 सीटें थी। जब 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और फिर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। जहाँ नीतीश कुमार की जेडीयू 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि बीजेपी 55 सीटें मिली। जब दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई। जब इस चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन करके 51 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 9 सीटें जीती। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 साल पहले जो कांग्रेस अकेले सत्ता में थी, वे सिर्फ 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। यानी कि 1990 तक बिहार में कांग्रेस के 196 विधायक थे और 2005 में उनके 9 विधायक हो गए। 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई 2010 में, जहां उसने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। हालांकि दोनों बुरी तरीके से हार गए। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 206 सीटें जीती थी, जबकि आरजेडी को 22 और कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव में केंद्र में मोदी की सरकार बनी और फिर बिहार में नया समीकरण बना। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ आए और कांग्रेस भी उनके साथ थी। जब इस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस को 42 सीटें दी गई। इन 42 सीटों में से कांग्रेस ने 24 सीटें जीती, यानी कि लंबे समय बाद कांग्रेस ने 2.5 का आंकड़ा पार किया था। जब कांग्रेस को एक मंत्री पद भी मिला था। 2020 आते आते बिहार की राजनीति में काफी कुछ बदल गया था। जब 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए थे और फिर इस बार फिर मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच था। एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और फिर बीजेपी शामिल थी, जबकि महागठबंधन में आरजेडी और फिर कांग्रेस मुख्य दल थे। 2020 में महागठबंधन में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए 70 सीटें मिली थी और पार्टी ने सिर्फ 19 सीटें जीती। जहाँ महागठबंधन में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे कम था। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे, लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन बेहद करीबी मुकाबले में हार गया। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट थोड़ा और बेहतर होता और वे 5 से 7 सीटें और जीत जाती तो फिर तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। इस तरह 1990 के बाद से बिहार में कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता रहा और फिर आरजेडी का ग्राफ बढ़ता रहा। 1990 के बाद कांग्रेस बिहार में कभी अपने दम पर सत्ता में नहीं आई। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। विभिन्न रणनीतियों पर राजनेताओं ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नेताओं के दल बदलने की खबर सुर्खियां बनी रही है। जनसुराज से जुड़े पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के भी पार्टी छोड़ने की चर्चा तेज है। जहां 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ कुमार दास ने और एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में आनंद मिश्रा की पूरी कुंडली खोल दी। उन्होंने बताया है कि बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा का बंगाल से भी ताल्लुक रहा है। आनंद मिश्रा के पिता काम के लिए बंगाल चले गए थे। उन्होंने वहीं से अपने कैरियर की शुरुआत की। 2011 में उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्हें असम मेघालय कैडर के लिए आईपीएस अधिकारी की जिम्मेदारी मिली। जब राज्य अलग अलग थे लेकिन कैडर एक ही था, इसलिए उन्हें दोनों राज्यों में तैनात किया गया। जब अपने कैरियर में आनंद मिश्रा असम में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान लखीसराय में पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम किया। जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ उनके तालमेल के कारण भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेज हुई।
हुई। आनंद मिश्रा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तब स्पष्ट हो गई थी जब उन्होंने बक्सर लोकसभा सीट पर से चुनावी दांव खेलने का मन बनाया। क्योंकि वह ब्राह्मण है इसलिए उसे उम्मीद थी कि भाजपा से बक्सर लोकसभा सीट टिकट मिलेगा, क्योंकि वहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि बीजेपी ने उनके बजाय मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया। दोस्तों, जेल में बंद शर्जील इमाम के किशनगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही है। जी हां, आपसे सवाल है कि क्या जेल में बंद कोई छात्र नेता विधानसभा चुनाव लड़ सकता है? क्या यूएपीए जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद जनता उसे समर्थन देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किशनगंज जैसी संवेदनशील और जागरूक सीट एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनेगी? जी हां, बात हो रही है छात्र नेता शर्जील इमाम की, जो इन दिनों दिल्ली की जेल में बंद है। लेकिन चर्चा यह है कि वे किशनगंज सीट से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जब उनकी उम्मीदवारी को लेकर की राजनीति गर्म है, जब समर्थक इसे सामाजिक न्याय की आवाज बता रहे हैं तो विरोधी इसे विवाद और विभाजन की राजनीति कह रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ गई है। वजह है शर्जील इमाम, वह नाम जो सीए और एनआरसी के विरोध के दौरान सुर्खियों में आया और अब जेल में रहते हुए किशनगंज सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यह शर्जील इमाम यूएपीए और देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोपित है। लेकिन उनके समर्थकों का दावा है कि जब तक कोर्ट दोषी करार नहीं देता तब तक वे चुनाव लड़ सकते हैं। यह शर्जील इमाम की कहानी किसी आम नेता की तरह नहीं है। वे जहानाबाद जिले के काको गांव से हैं। जब पिता अरशद इमाम कभी जेडीयू से जुड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं। शर्जील इमाम ने पढ़ाई आईआईटी मुंबई से की है, फिर डेनमार्क में बतौर प्रोग्रामर काम किया है और बाद में जेएनयू से पीएचडी में दाखिला लिया। लेकिन 2020 में सीएए के खिलाफ दिए गए एक भाषण ने उन्हें सीधे विवादों में ला दिया है। उन पर देशद्रोह, सोशल डिवीजन और देश की एकता को खतरे में डालने जैसे आरोप लगे हैं, जिसके बाद यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, जब वे अब दिल्ली की जेल में बंद है और उनकी जमानत याचिका कोर्ट में लंबित है। अब सवाल उठता है कि शर्जील इमाम ने किशनगंज को क्यों चुना? किशनगंज बिहार का मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जहां की आबादी मुस्लिमों की ज्यादा है और मुस्लिमों की हिस्सेदारी 70% है इस किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में। जी हाँ, यहाँ की राजनीति हमेशा धार्मिक, सामाजिक और वैचारिक मुद्दों पर केंद्रित रही है। एआईएमआईएम, कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां इस सीट पर मजबूत पकड़ रखती है, लेकिन कोई एक पार्टी अस्थायी दबदबा नहीं बना पाई। ऐसे में शर्जील इमाम की संभावित उम्मीदवारी इस सीट को राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना सकती है। जब उनके समर्थक इसे मुस्लिम युवाओं की आवाज बता रहे हैं तो फिर विरोधी इसे विवादित राजनीति करार दे रहे हैं। यह शर्जील इमाम के भाई मुजम्मिल इमाम और चाचा अरशद इमाम किशनगंज में एक्टिव हैं और वे धीरे धीरे एक मजबूत संगठन तैयार करने में जुटे हैं। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि जेल में बंद व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि कैसे बन सकता है, लेकिन समर्थक इसे संविधान के तहत निर्दोष जब तक सिद्ध न हो के सिद्धांतों से जोड़ करके समर्थन दे रहे हैं। वहीं पर शर्जील इमाम की उम्मीदवारी कानूनी रूप से संभव है, लेकिन राजनीतिक रूप से विवादास्पद है। जब किशनगंज की जनता को तय करना है कि वे किसे चुने, एक अनुभवी नेता को या फिर एक विचारधारा को। अब देखने वाली बात यह होगी कि किशनगंज की सरजमी किसी नई सियासी इबारत को जन्म देती है या फिर नहीं। ये देखने वाली बात होगी। आपका जब तक इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोचाधामन के डेरामड़ी में चल रहे रुस्तम अली बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी के मामले को लेकर के जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम ने शनिवार को जिला पदाधिकारी विशाल राज से समाहरणालय में मांग पत्र के माध्यम से अवगत कराया। उन्होंने डीएम का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि विषयवार स्वीकृत शिक्षकों के पदों के विरुद्ध मात्र 11 शिक्षक ही बहाल हैं, जबकि 9 शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज के द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है, जो बहुत ही कम है। जबकि वर्तमान में 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं वर्ग के कुल मिलाकर के 500 से अधिक नामांकित छात्र एवं छात्राओं को 16 सेक्शनों में बांट करके पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में 19 शिक्षकों के द्वारा पूरे आवासीय विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संभव प्रतीत नहीं होता है। यह छात्र एवं छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो सकता है। कई अभिभावकों ने भी इस आशय की सूचना दी है। उन्होंने कहा कि तत्काल 9th एवं 10th के लिए अंग्रेजी, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए एक शिक्षक तथा 11th एवं 12th वर्ग के भी अंग्रेजी, रसायन, गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, उर्दू, भौतिकी, भूगोल एवं गृह विज्ञान एक
एक एक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाए, जिससे पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। साथ ही साथ हॉस्टलों में परमानेंट वार्डन की भी व्यवस्था की जाए, जिससे छात्र छात्राएं अनुशासित रहें। वहीं पर अप्रैल और मई महीना समाप्त पर है, परंतु अभी तक छात्र छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध नहीं होना, इतने बड़े स्कूल की औचित्य पर सवाल खड़ा होना लाजमी है, जिससे बच्चों में मायूसी छाई हुई है। जिला पार्षद प्रतिनिधि इमरान आलम ने डीएम विशाल राज से व्यक्तिगत रुचि लेकर के छात्र छात्राओं के हित में शिक्षकों की बहाली एवं प्रतिनियुक्ति तथा वार्डन एवं पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए पहल करने का आग्रह किया है। साथ ही साथ जिला पार्षद प्रतिनिधि इमरान आलम ने सरकार एवं शिक्षा विभाग को चेतावनी भी दिया है कि यदि समय पर शिक्षकों की कमी का मामला दूर नहीं होता तो फिर जन आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज के ठाकुरगंज में NH 327 ई सर्विस रोड धंसने से हरकंप मचा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बिहार में किस कदर भ्रष्टाचार होते हैं। हालांकि ये NH है, नेशनल हाईवे है, ये केंद्र सरकार द्वारा ये हाईवे बनाया गया है, लेकिन यहाँ भी किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है कि ये कुछ दिन पहले ही बना ये NH हाईवे आज धंस गया है। आपको बता दें कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत गलगलिया अररिया राष्ट्रीय राजमार्ग NH 327 ई के साबोडांगी चौक के पास सर्विस रोड के बीचों बीच अचानक धंसने से क्षेत्र में हरकंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने इस घटना के लिए GR कंपनी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि यदि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखा गया होता तो ये हादसा टल सकता था। इस घटना से राहगीरों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि यदि ये हादसा रात के अंधेरे में हुआ होता तो फिर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं पर घटना की जानकारी देते हुए सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जवारुल हक ने बताया है कि वे खुद 4 पहिया वाहन से कादो गांव बाजार से लौट रहे थे। जब यह हादसा हुआ उन्हें सड़क के बीचों बीच धंसने की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण वे बाल बाल बचे। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। जब यह सड़क अचानक कैसे धंस गई इसकी गहन पड़ताल होनी चाहिए और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रसमुद्दीन ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि दिन के उजाले में सड़क का इस तरह धंसना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। अगर ये घटना किसी पंचायत क्षेत्र में हुई होती